चैप्टर 1 दैट इज़ नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम इसमें देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का नेचर। कुछ ज़रा सा पहले भी बताया था इस बारे में कि आर्ट और साइंस के बारे में कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है। अब एज ए साइंस अगर हम देखें, साइंस में हम देखते हैं, अगर हमने वो बोला प्लूरल सिंगुलर सेंस में हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस है। मतलब इसमें सिस्टमैटिक मैनर में हम सब कुछ करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्शन करी, उसको एनालाइज करा, सारे वो स्टेप्स फॉलो करे हमने जो आपको बताई थी, ठीक है, जो आपको स्टेजेस बताई थी वो सारे हैं। इसलिए क्या है, सिस्टमैटिक मैनर है, इसलिए हम इसको स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं कि वो एक साइंस है। अब दूसरा, नेचर में हमने दो बातें पढ़नी, या तो वो साइंस है या आर्ट है। साइंस वो इसलिए है क्योंकि हम सिस्टमैटिक मैनर सारा फॉलो करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। अब वो आर्ट इसलिए है क्योंकि जो हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल डाटा क्वांटिफाइबल होता है। अब अगर न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास है तो हम इससे रियल लाइफ प्रॉब्लम में उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोल दिया अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मुझे नहीं पता कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर तो मैं ये बोलूँ अनएम्प्लॉयमेंट है तो मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता चल पा रहा, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बेरोजगारी है। अगर मैंने बोल दिया कि 50% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इससे मैं देख पा रही हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग तो अनएम्प्लॉयड है। तो अगर न्यूमेरिकल डाटा दिया तो मैं इससे रियल लाइफ प्रॉब्लम में देख पा रही हूँ ना कि रियल लाइफ में इसको मैंने अप्लाई करा कि कितने ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ये क्या है, आर्ट है। तो दो बातें हैं, अगर सिस्टमैटिक मैनर है तो इसलिए वो स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक साइंस है। अब उसको जो क्वांटिफाइबल डाटा होता है उसको मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम में लगा सकती हूँ, देख सकती हूँ, एनालाइज कर सकती हूँ अपनी बात को, तो वो क्या है, आर्ट है। इसलिए हम दो बातें देखी हमने नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। अब दूसरा है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है स्टैटिस्टिक्स का। अब सब्जेक्ट मैटर में दो बातें हैं इसमें भी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, वही सारा सिस्टम से फॉलो करा, कलेक्शन करा, प्रेजेंट करा, उसको एनालाइज करा, इंटरप्रेट करा, ये सारे रहेंगे आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब जो स्टेजेस मैंने आपको बताई थी वो आपकी सीक्वेंस में ही चलेगी, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना, जो उसके सारे स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं। इसमें हमने क्या करते हैं, इस मैथड्स को लगाते हैं, दीज मैथड्स लेड टू सच एस्टिमेट। इससे हम क्या एस्टिमेट करते हैं, इससे आपने मीन मीडियन मोड पहले पढ़ रखा है, ये सारे पढ़ेंगे। डिस्पर्जन के मैथड्स आएंगे, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव मतलब प्रॉपर हर चीज़ को फॉलो करते हैं, वो हो जाती है मेरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन सारे मैथड्स को हम फॉलो करते हैं। अब जैसे अगर मैंने एवरेज हाइट निकालनी है, जैसे आपको दे रखा है कि अगर मैंने एवरेज हाइट निकालनी है सेकेंडरी स्टूडेंट्स की अपने स्कूल में, तो मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाऊंगी कि मतलब हर बच्चे की हाइट निकालूंगी, ठीक है। मैंने मार्क्स देखने हैं, हर बच्चे के मार्क्स देखे, मैंने उसको इंटरलेट करा, वो जाएगी मेरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हर बच्चे पर अप्लाई उस चीज़ को मैं करूँगी, वो डिस्क्रिप्टिव होती है मेरी। अब नेक्स्ट मेरी होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, जैसे कि ना मैंने सारों पे उस चीज़ को अप्लाई नहीं करा, मैंने कुछ दो चार के ऊपर वो जो भी मैं प्रोसीजर करना चाहती हूँ। जैसे अगर मैंने इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या होता है, दोबारा से देखो इसमें दो वर्ड्स यूज होते हैं आपके। वैसे आपके पूरे स्टैटिस्टिक्स में एक वर्ड आता है यूनिवर्स, या इसको हम बोल देते हैं पॉपुलेशन। अब ये वो पॉपुलेशन है जो आप सोच रहे हो कि जनगणना, मतलब हम देखें टोटल कंट्री की पॉपुलेशन, वो चीज़ नहीं है। अब पॉपुलेशन वो होती है या यूनिवर्स वो होता है, जैसे अगर मैं पूरे स्कूल के ऊपर कोई सर्वे करना चाहती हूँ, तो वो पूरा स्कूल मेरे लिए, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ सर्वे करना चाहती हूँ, तो वो सारे स्टूडेंट्स मेरे क्या हो गए, पॉपुलेशन या यूनिवर्स। मतलब जिनके ऊपर मैं कोई भी मेथड अप्लाई करना चाहती हूँ, जिनके ऊपर मैं कुछ सर्वे करके देखना चाहती हूँ, वो मेरा हो जाएगा यूनिवर्स या पॉपुलेशन। इसमें क्या है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, जैसे मैं अगर मैंने क्लास में 2 या 3 बच्चों से क्वेश्चन पूछा, कुछ उन बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया, तो मैंने आइडिया लगा लिया कि सब बच्चों को ही वो आंसर आता है। मे भी सबको ना भी आता हो, मैं सब बच्चों से पूछ कर नहीं देखा, पर 2 या 3 बच्चों से पूछा तो मैंने आइडिया लगा लिया कि सबको ही आता हो, तो वो क्या हो जाती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सबके ऊपर अप्लाई करके नहीं देखा, कि 2-4 बच्चों से ही मैंने पूछा तो मुझे आइडिया लगा लिया कि सबको ही आता है, ठीक है। जैसे आपकी इसके अंदर क्या एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्लास टीचर क्या करती है, एवरेज वेट निकालती है एंटायर क्लास का, universe statistics on the basis of average weight of only a sample of students of the class, he is using inferential statistics। उसने कुछ 10 आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, उसने टीचर ने 10 या 12 स्टूडेंट्स के वेट से एवरेज वेट निकाल लिया और देखा कि ये आपने ये क्या देखा, आइडिया लगा लिया कि सबका ही इतना होगा, तो वो क्या है इन्फ्रेंशियल। सबका निकाल देखा नहीं, कुछ से ही आइडिया लगा लिया, तो वो आ जाएगी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। देन आपका आता है इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस देखने में स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस में हम क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, दो तरह डाटा हमारा एक्सप्रेशन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या लेकर चलते हैं, क्वांटिटेटिव। तो क्या आया कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है स्टैटिस्टिक्स में, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों, देखो अगर अभी आपको डिसेंट बताया मैंने
कि अगर मैं बोल दूँ कि सिंपल यहाँ पर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो मैं इससे अच्छा आइडिया नहीं लगा पा रही। अगर मैं क्वांटिफाइबल फॉर्म में बोलूँ कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है या इतने लोग इलिटरेट है, अगर इलिटरेसी की बात करूँ कि 20% इलिटरेट है या 10% इलिटरेट है कुछ, तो इससे मैं ये पता लगा सकती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम है, कितनी वाइड प्रॉब्लम है या कितनी कम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव है इसलिए मेरी इंपॉर्टेंस है, स्टैटिस्टिक्स में जो भी बात होती है क्वांटिफाइबल फॉर्म में होती है, तो मुझे ईजिली मुझे पता चल जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। सेकंड आपकी इंपॉर्टेंस, इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। देखो दो बातें यूज हुई है इसमें, इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल। देखो इंटरसेक्टोरल का मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने डिफरेंट सेक्टर्स में ही एक प्रॉब्लम को एनालाइज करना, जैसे अगर मैंने देखा कि इलिटरेसी को ले लिया कि कितने लोग अनपढ़ हैं, तो मैंने एक अर्बन में ले लिया और एक रूरल एरियाज़ में देख लिया, तो वो प्रॉब्लम तो मेरी एक ही है ना, तो वो मेरी इंटरसेक्टोरल है, उसको मैंने डिफरेंट सेक्टर्स में देखा। अब इंटरटेम्पोरल क्या है, इंटरटेम्पोरल का मतलब होता है टाइम से, टाइम वाइज। जैसे मैंने ये देख लिया कि 1991 में कितनी प्रॉब्लम थी और अब कितनी प्रॉब्लम है, अब मैं टाइम वाइज देखूँ तो वो इंटरटेम्पोरल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल आपका इन्होंने इसके अंदर दे रखा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को देखा रूरल और अर्बन में डिफरेंट सेक्टर में देखा, तो वो क्या हो जाएगी मेरी इंटरसेक्टोरल। अब अगर मैं देखूँ इंटरटेम्पोरल, तो क्या हुआ, टाइम के चेंज होने के साथ वो प्रॉब्लम कितनी बढ़ी कितनी कम हुई, मतलब पहले 10% थी अब वो 20% होगी या कम होगी या ज़्यादा होगी, अगर मैं टाइम के साथ किसी प्रॉब्लम को देखूँगी तो वो मेरी इंटरटेम्पोरल हो जाएगी, और अगर मैं सेक्टर वाइज देखूँगी वो मेरी इंटरसेक्टोरल हो जाएगी। देन थर्ड पॉइंट क्या है, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का आपको पहले ही बताया था कि इसमें हम कॉज क्या होता है कि वो कारण क्या है और उस कारण के कारण अफेक्ट क्या है, हो जाता है आपका कॉज एंड इफेक्ट। अब जैसे इसमें देखा हमने, अगर मैं लूँ एग्जांपल कि प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी डिमांड कम हो रही है, तो कॉज क्या है प्राइस, और इफेक्ट क्या हो रहा है डिमांड में देखने को मिल रहा है। तो अगर मेरे पास कॉज एंड इफेक्ट मुझे पता है तो इस हिसाब से ये रिलेशनशिप मुझे पता चल गई, तो गवर्नमेंट ये देख लेगी कि क्या रीज़न है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई भी एक्शन जो होगा वो ले सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल क्या दे दिया, स्टैटिस्टिकल स्टडीज से मुझे पता चला कि क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट मार्केट में कम हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए स्टेप्स लेगी, ठीक है, जिससे क्या होगी आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो अगर मुझे कारण पता है तो इससे जो इकोनॉमिस्ट है तो वो स्टेप्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट है वो स्टेप लेगी कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जाए। वो मुझे प्रॉब्लम पता कैसे चली, कॉज एंड इफेक्ट से ही पता चली। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज या इकोनॉमिक मॉडल। कहते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज इकोनॉमिक मॉडल के बारे में भी इसी से हमारे को पता चलता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस कम हुआ तो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। देखो आपका दो रिलेशनशिप होते हैं कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ेंगे आगे। तो इन्होंने क्या बताया कि जब प्राइस कम हो रहा है तो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, इससे मुझे एक रिलेशनशिप पता चल पा रही है। अभी रिलेशनशिप पता चल पाई तभी तो मेरी कोई इकोनॉमिक थ्योरी बन पाई। तो इकोनॉमिक थ्योरी या इकोनॉमिक मॉडल कैसे बनते हैं, ये सब कुछ डाटा को देख कर ही बनते हैं कि किस किस सिचुएशन पे क्या क्या चीज़ अफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको देख कर ही हम थ्योरी या मॉडल बनाते हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग वर्ड आपने सुन रखा है, जैसे वेदर फोरकास्ट में सुन रखा है कि भविष्यवाणी लगाना, कि अनुमान लगाते हो कि क्या रहेगा। अब इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में क्या होता है कि आपने देखा ट्रेंड देखा कि लगातार ना कुछ 6-7 सालों से लगातार प्राइस ना बढ़ रहा है, तो आपने क्या फोरकास्ट करा कि इस साल भी प्राइस बढ़ेगा ही, तो ट्रेंड देखकर हम फोरकास्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर के बारे में प्लान कर लेते हैं। ये जाती है आपकी। इसमें क्या इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में क्या देखेंगे कि हमने कुछ प्रिडिक्शंस लगाई कि कितने टाइम से प्राइस बढ़ रहा था, क्योंकि हमने ये देखा कि साल में प्राइस बढ़ेगा ही। जैसे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी तो आप देखते हो कि कुछ आपने किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने देखा उस कंपनी का 5-6 साल से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आपने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया ये सोचकर कि इस साल भी बढ़ेगा, तो वो क्या है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है। और वो डाटा अवेलेबल था तभी तो आप फोरकास्ट कर पाए, तो स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस होगी। देन नेक्स्ट है मेरा फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज में क्या है कि हम डाटा को देख कर ही, जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है उसको देख कर ही मैं पॉलिसीज़ बनाती हूँ। देखा कि क्या हो रहा था, जैसे एग्जांपल उन्होंने दे रखा है कि हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज ऑफ और या डिक्रीज ऑफ टैक्सेशन एज ए सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर कैसे डिसाइड करता है कि टैक्सेस बढ़ाने हैं कम करने हैं, ये सब देख कर ही कि लोगों की कैपेसिटी बढ़ रही, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उनके पास इतना इनकम है कि वो दे सकते हैं,
तो इस हिसाब से टैक्सेस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ये हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा तभी तो हम देख पाएंगे। तो अगर डाटा अवेलेबल है उसी से हम पॉलिसीज़ को बना सकेंगे। द नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, दो हम देखते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। एक होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एक होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर क्या चाहता है? अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। कंज्यूमर क्या चाहते हैं? हम अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना, कि हम दे तो कम, हम स्पेंड तो करें कम, पर सेटिस्फेक्शन मेरी ज़्यादा हो। प्रोड्यूसर क्या चाहते हैं? हमारे से हम दे तो हम महंगे में बेचें, अपनी कोई चीज़ महंगे में सेल करें और प्रॉफिट्स मेरी मैक्सिमाइज हो। अब ये जहाँ पर प्रॉफिट्स हमारे प्रोड्यूसर के मैक्सिमाइज है और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज है, तो वो पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, ये सारे थे मेरे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस देखेंगे। लिमिटेशंस में हम क्या देखेंगे कि क्या क्या उसकी कमियां हैं। सबसे पहला स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी होती है, जैसे अभी हमने देखा कि क्वालिटेटिव फैक्ट्स को तो लेता ही नहीं है, जैसे कि ब्यूटी को, इंटेलिजेंस को, ऑनेस्टी को, कितनी ऑनेस्टी है ये तो हम देखते ही नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में सारी बातें हमारी न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। फिर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि हम इसमें जो भी स्टडी करते हैं किसके बारे में स्टडी करते हैं? एग्रीगेट्स की। कोई एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते। एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की इनकम, उससे मुझे कुछ पता नहीं चलता। अगर मैं ये देखूं कि सबका एग्रीगेट लो कि सब लोगों की इनकम कितनी है, तो मैं कुछ एग्रीगेट से कुछ आइडिया लगा सकती हूँ। तो मतलब इंडिविजुअल यूनिट का तो कोई बेनिफिट है ही नहीं स्टैटिस्टिक्स में। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके। थर्ड पॉइंट आपका क्या रह जाएगा? स्टडी ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। मतलब होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? सेम। जैसे अभी हमने देखा था जब हम फीचर्स देख रहे थे कि होमोजेनिटी रहेगी। अब मैं एक कंपैरिजन करना चाहती हूँ, जैसे तो मैं किसी की हाइट का किसी के वेट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती। सबकी हाइट लेके, एक पर्सन की हाइट ली, दूसरे पर्सन की भी मैं हाइट लूँ, तभी मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। मतलब मेरे एक फैक्टर लेकर ही मैं कर सकती हूँ कंपैरिजन। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर मैं देख लूँ फूड ग्रेन का कंपैरिजन करना चाहूँ कि कितनी प्रोडक्शन हुई मेरी फूड ग्रेन की और कितनी प्रोडक्शन हुई मेरी क्लॉथ की, तो मैं उसका कंपैरिजन नहीं कर सकती, मेरे रिजल्ट सही नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं किसी चीज़ का कंपैरिजन करना चाहती हूँ तो मुझे उस होमोजेनिटी रहना चाहिए। मतलब अगर मैं वीट के प्रोडक्शन का देख रही हूँ तो मैं उसको साथ क्लॉथ के कंपैरिजन नहीं कर सकती। ठीक है, अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दे दिया आपको कि अगर हमारा सेंटीमीटर में होता है, तो साथ में अगर एक का हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो दूसरे का केजी में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो दोनों यूनिट्स भी हमारी सेम ही होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फोर्थ पॉइंट में क्या है? रिजल्ट्स ट्रू होंगे, आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। हम क्या मान के चलते हैं? एवरेज निकाला, परसेंटेज निकाला, तभी हमारे रिजल्ट सही आते हैं। जैसे इन्होंने आपको एग्जांपल में क्या दे दिया कि अगर पर कैपिटा इनकम मैंने एवरेज पे निकाल ली कि 50,000 पर एनम एवरेज इनकम हमारे यहाँ लोगों की है, तो अब कुछ पर्सन्स ऐसे भी होंगे जिनकी 50,000 से कम होंगी और 50,000 कहीं की होगी ज़्यादा। तो पर मुझे एक्चुअल पता तो नहीं चल पा रहा कि कितनों की ज़्यादा है कितनों की कम है एवरेज से। तो कहते हैं रिजल्ट कई बार हमारे ट्रू नहीं आते सिर्फ एवरेज निकाल कर। देन है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रोंग। कहते हैं कि रेफरेंस ना हो तो रिजल्ट्स कई बार मेरे रोंग भी हो जाते हैं। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम कि जैसे एग्जांपल लिया इन्होंने कि एक क्लॉथ बिजनेस है, उनकी प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको 3 ईयर्स की एक बार 1000 है, एक बार 2000 है, एक बार 3000 है। अब एक बार आपको किसके दे रखे हैं हमारे को? ये तो किसके थे? क्लॉथ बिजनेस की। अब अगर हम पेपर बिजनेस के देख रहे हैं, उनके 3000 है, फिर 2000 है, फिर 1000 है। इन दोनों कंपनीज का हमने एवरेज निकाले, दोनों का एवरेज क्या आया? 2000। कैसे निकाला एवरेज? 2000 प्लस 1000 प्लस 3000, 3 ईयर्स का तो 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी सम करके 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 ईयर्स का है। तो दोनों का एवरेज तो मेरा 2000 ही आया। तो एवरेज तो हमने दोनों का सेम आया। पर फिर में अगर हमको सिर्फ एवरेज पता हो तो हम क्या करेंगे? दोनों बिजनेस सेम चल रहे हैं। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो हमारा क्लॉथ बिजनेस है, पहले 1000 का प्रॉफिट था, फिर 2000, फिर 3000। मतलब क्लॉथ बिजनेस तो हमारा कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। बट अगर हम क्लॉथ उसका देखें, पेपर का डिक्लाइन कर रहा है। तो अगर सिर्फ हमारे पास एवरेज होगा तो मैं सही से रिजल्ट नहीं निकाल पाऊंगी। देन नेक्स्ट मेरा है कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट। ये सब स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कौन कर सकता है? सिर्फ जो एक्सपर्ट है वही यूज़ कर सकते हैं, कॉमन मैन यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कॉमन मैन यूज़ करता है तो वो सही से रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा, जिससे रिजल्ट्स हमारे सही नहीं आएंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास
प्रॉन टू मिसयूज़। अब प्रॉन टू मिसयूज़ क्या है, कहते हैं स्टैटिस्टिक्स का कई बार मिसयूज़ हो जाते हैं। अगर हम एक्सपर्ट है, कोई प्रॉपर एक्सपर्ट नहीं है, वो रिजल्ट दे रहा है तो उससे सही रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। जब रिजल्ट सही नहीं आ पाएंगे तो हम उसके लिए कंक्लूड सही नहीं कर पाएंगे। जब कंक्लूजन सही नहीं होगा तो पॉलिसी सही नहीं बनेगी। तो कई बार हम डाटा हमने सही से अगर कलेक्ट नहीं कर रखा तो भी हमारे रिजल्ट सही नहीं आते, इससे मिसयूज़ भी हो जाता है।